Now discuss about the law of conservation of linear momentum and its application. So according to law of conservation of linear momentum, in a isolated system means in absence of external force. In absence of external force, such type of system is known as isolated system. So in an isolated system, momentum remains conserved और change in momentum is always zero. ये मतलब है डेल्टा p goes to 0 और p1 goes to p2 और p goes to constant. ये स्टेटमेंट हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ये स्टेटमेंट हो गया. ठीक, नाउ प्रूव करते हैं इसको. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव कर रहे हैं. सपोज एफ ए बी का मतलब क्या है? फोर्स ऑन ए exerted by B and FBA means force on B exerted by A. ये मतलब suppose PA and PB, they are the initial momentums of A and B bodies. PA and PB, these are the initial momentum of A and B. After time delta t, suppose final momentum of A and B are PA dash and PB dash. ये इनिशियल मोमेंटम है ए और बी के और आफ्टर टाइम डेल्टा टी दीज आर द फाइनल मोमेंटम्स ऑफ ए एंड बी. नाउ देन न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल्स टू डीपी ओवर डीटी और एफ ए बी मीन्स force on A exerted by B equals to, आपको पता है कि F equals to dP over dt होता है. अगर हम यहाँ पे डेल्टा t से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी क्या बनेगा? PA डैश माइनस PA. चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी मीन्स ए बॉडी हो गया क्योंकि एफ ए बी क्या? फोर्स ऑन ए एक्सर्टेड बाय बी इनटू टी. क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ से आपको पता है वो यहां लिखा. सिमिलरली एफ बी ए इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या मिलेगा? पी डैश माइनस पी ए डैश. और आपको पता है फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ every action there is a equal and opposite reaction. Every action there is a equal and opposite reaction. So अगर हम इसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें ऐसे करके वैल्यूज लगा दो क्या हो जाएगा? पी ए डैश माइनस पी ए एंड पी बी डैश माइनस पी. क्लियर? और दो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? पी ए डैश माइनस पी बी डैश इक्वल्स टू
ए माइनस बी, ये हो गया फाइनल मोमेंटम, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, मींस मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, पी एफ इक्वल्स टू पी आई और डेल्टा पी इक्वल्स टू 0 और पी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये मतलब हो क्लियर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और थर्ड लॉ के एग्जांपल्स कॉमन क्यों है, क्योंकि थर्ड लॉ यहां पे यूज हो रहा है। दोबारा देख लीजिए साहब, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन अ आइसोलेटेड सिस्टम momentum remains conserved or momentum remains constant or change in momentum of a system is always 0, वो लिखा। फिर हमने थर्ड लॉ के लिए फोर्स के फॉर्मूले लिखे, FAB means force on A exerted by B and FBA force on B exerted by A, और PA and PB these are the initial momentum of A and B, PA dash and PB dash these are the final momentum of A and B। तो सेकेंड लॉ में फिर लगाया है फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, FAB into delta T means change in momentum of A ball, change in momentum of B ball। फिर थर्ड लॉ यूज कर दिया, every action there is a equivalent अपोजिट रिएक्शन, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया और उनकी वैल्यूज लगा दी, रीएडजस्ट किया, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फाइनल, चेंज मोमेंटम इन इनिशियल, और पी एफ इक्वल्स टू पी आई और डेल्टा पी इक्वल्स टू 0 पी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेके चलो, रिकॉइलिंग ऑफ गन, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेके चलो। रिकॉइलिंग ऑफ गन मींस व्हेन वी फायर द गन, गन रिकॉइल, तो रिकॉइल स्पीड क्या होगी ये हमें निकालना है। तो लेके चल रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रिकॉइलिंग ऑफ गन। और बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन के अलावा रॉकेट प्रोपल्शन भी इसी का एग्जांपल बन जाता है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम बराबर होंगे तो ऊपर जाता है। तो कॉमन एग्जांपल्स हैं इसके और थर्ड लॉ के। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक, सपोज कैपिटल एन मास ऑफ गन, कैपिटल वी वेलोसिटी ऑफ गन, small m mass of bullet, small v velocity of bullet, initial momentum equals to final momentum, law of conservation of momentum, delta p equals to 0 या pi equals to pf। Initially, gun and bullet both are at rest, both are at rest, तो इसलिए ये तो जाएगा 0 + 0। फाइनल मोमेंटम दोनों मोशन में आ गए, mv + mv, और mv equals to minus small m small v। माइनस साइन इंडिकेट दैट द गन रिकॉइल, और गन आपने होल्ड कर रखा है, व्हेन यू फायर द गन, बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे आएगी, ये मतलब है। मोमेंटम कंजर्व है लेकिन स्पीड बराबर नहीं होगी क्योंकि गन का मास बहुत ज्यादा होता है। मोमेंटम दोनों के सेम रहेंगे लेकिन इसके बावजूद भी गन की स्पीड कम क्यों होगी, क्योंकि बुलेट का मास ग्राम्स में होता है और गन का मास किलोग्राम्स में होता है।
इसलिए इसकी स्पीड कम हो जाएगी। मोमेंटम सेम होने के बावजूद भी इसकी स्पीड कम आएगी। ये मतलब हुआ रिकॉइलिंग ऑफ गन। क्लियर? कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखो इसके, हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल्स लेके चल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ यूनियन मोमेंटम के ऊपर। पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम लोग। A hunter has a machine gun. A hunter has a machine gun, can fire 50-gram bullet with a velocity of 150 meter per second. A 60-kilogram tiger springs at him with a velocity of 10 meter per second. How many bullets must the hunter fires per second into the tiger in order to stop him in his track? एक टाइगर जो है वो जंप ले रहा है हंटर की तरफ, और हंटर के पास मशीन गन है, वो फायर कर रहा है। कितनी बुलेट पर सेकंड वो फायर करेगी गन से कि टाइगर अपने पाथ पर रुक जाए? ऐसा कब होगा? जिस मोमेंटम से टाइगर आ रहा है उतने मोमेंटम आप बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो। जिस मोमेंटम से आ रहा है वो मोमेंटम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो सकता है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्या दिया हुआ ये लेके चलना है हम लोग। A hunter has a machine gun that can fire 50 gram bullets. 50 ग्राम है तो ये होगा 50 10 to the power -3 किलोग्राम, और इसकी स्पीड दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड। टाइगर का मास 60 kg है, और टाइगर जो जंप ले रहा है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। और हमें निकालना है नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड जो गन से फायर की जाएंगी टाइगर के लिए। मोमेंटम कंजर्व कर दो। मोमेंटम ऑफ द टाइगर इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द बुलेट्स, मींस n mv equals to mv, so n equals to mv upon mv हो जाएगा। कैपिटल M mass of the tiger, capital V velocity of the tiger, small m 50 10 to the power -3 और 150। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 80 है, 80 बुलेट्स पर सेकेंड। अगर हंटर एक सेकंड में 80 बुलेट्स अगर फायर कर रहेगा तो टाइगर वहीं रुका रहेगा। तो जिस मोमेंटम से आ रहा था वही मोमेंटम आपने बैकवर्ड दे दिया तो रुक जाएगा। इस तरह सॉल्व होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट है अ मैन वेइंग 60 किलोग्राम runs along the rail with a velocity of 18 km per hour and jumps into a car of mass 1 quintal standing on the rails. Calculate the velocity with which the car will start traveling along the rails. Question इस तरह है a man weighing 60 kg, मैन का मास दिया हुआ है 60 kg, so m1 is 60 kg, runs along the rails with a velocity of 18 km per hour. 18 km per hour, that means 5 meter per second.
jumps into a car of mass 1 quintal. M3 is given 1 quintal और 1 क्विंटल में आपको पता है 1000 किलोग्राम होते हैं. Standing on the rails, that means u1 equals to 0. ठीक. Calculate the velocity with which the car will start traveling along the rails. जब वो पर्सन उसमें जंप करता है तो कितनी स्पीड हो जाएगी ये पूछा गया है. तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम का केस लगा. इनिशियल मोमेंटम आपको पता है कि केवल m1 u1 होगा और m2 u2 चूंकि 0 है इसलिए 0 हो गया. अब जो पर्सन है वो जंप करके कार में बैठ जाता है, कार के अंदर है, इसलिए क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा और v सिस्टम की वेलोसिटी हो. और हमें v कैलकुलेट करना है m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2. अब ये वैल्यूज लगाओ 60 इंटू 5 एंड 1060. तो दोनों के मास ऐड कर देंगे. जब उसको सॉल्व करेंगे 1.88 मीटर पर सेकेंड. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल. और एक देखो एक और न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं. इसका स्टेटमेंट सुने. अ बॉम्ब एट रेस्ट explodes. Bomb explosion is also based on the law of conservation of linear momentum into 3 fragments of equal masses. 2 fragments fly off at right angles to each other with velocity of 9 meter per second and 12 meter per second. Calculate the speed of third fragment. दोबारा सुनो स्टेटमेंट. A bomb at rest explodes into 3 fragments of equal masses. 2 fragments fly off right angles to each other and the velocity of 9 meter per second and 12 meter per second. दो थे उनकी ये वेलोसिटी. Calculate the speed of third fragment. तो जो एक बॉम्ब है और वो 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होगा, उनमें से 2 पार्ट परपेंडिकुलर होंगे. जिनका रिजल्टेंट आएगा वो थर्ड के इक्वल अपोजिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. जो इधर आएगा दैट इज सपोज p, इधर हो जाएगा p डैश. p प्लस p डैश इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो पहले p निकालो. इट इज अंडर रूट p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर. तो p इक्वल्स p1 p2 बराबर होंगे तो p रूट 2 हो गया. नहीं, अलग अलग हो क्योंकि मास भले ही सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है. उनकी वेलोसिटीज अलग अलग हैं. 9 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड.
क्लियर? और आपको पता है, अब ये कॉन्सेप्ट लगा दो। तो वेलोसिटी पूछेंगे, mv3 इक्वल्स टू -15m, m से कैंसिल हो जाएगा, -15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो इस इधर जा रही है इसका अपोजिट आएगा, इसलिए -m। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेस्ड न्यूमेरिकल था। एक और बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी, मोशन ऑफ द वेरिएबल मास, रॉकेट रिपल्सन। ये भी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और अगली वीडियो में हम लोग यही एग्जांपल लेके चलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का बेस्ट एग्जांपल, मोशन ऑफ द वेरिएबल मास और मोशन ऑफ द